आई हैव मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म क्वार्टर्स और अकोमोडेशन के लिए। स्टाफ क्वार्टर्स का ऐसा है ना कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, चाहे व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, और फर्स्ट ड्यूटी लगती है तो क्या क्या काम करना पड़ता है वो भी बताना प्लीज़ दी। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज़ कंचन। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ नॉर्सेट के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी एक तो, और फिर बीच में मुझे ऑफ भी नहीं मिले थे, तो कंटिन्यू शिफ्ट चल रही थी। आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो आज का मैं व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आए हैं कुछ ऐसे जो कि बोल रहे थे कि मैम डेली व्लॉग शूट करो। डेली व्लॉग तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सकेगा मैं व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, या फिर कुछ ऐसी क्वायरीज है जिनके रिगार्डिंग मुझे वीडियो ही बनानी थी। तो आज की वीडियो उन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही होने वाली है। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी सारी नॉर्सेट की वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, और जो मेरा ये वाला शॉर्ट वीडियो है सीरीज काफ़ी ज़्यादा गई है, तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने लाइक किया है और जिन लोगों ने देखा है इस वीडियो को। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं और जिनका आंसर सेम होने वाला है, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखे हुए हैं, तो उनका मैं आपको जवाब दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉर्सेट। तो नॉर्सेट की फुल फॉर्म है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले ऐसा होता था ना कि सारे जो एम्स हैं, जितने ऑल ओवर इंडिया में एम्स हैं, वो सारा अपनी पर्टिकुलर अपना एग्ज़ाम लेते थे। बट अभी क्या कर लिया है 2020 से दिल्ली एम्स जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है नॉर्सेट, और सारे एम्स अपनी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। पहले तो ये एग्ज़ाम सब सितंबर में होता था, बट अभी 2023 से ये साल में 2 बार होने लगा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नॉर्सेट क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है नॉर्सेट किसके लिए होता है। तो नॉर्सेट होता है, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से बताऊँ नॉर्सेट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। सबसे पहला है जिन्होंने जीएनएम किया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, या तो फिर वो पोस्ट बेसिक कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये होती है क्वालिफिकेशन जीएनएम वालों की। और होती है पीएससी नर्सिंग, चाहे आपने सेंट्रल से किया हो, चाहे आपने स्टेट गवर्नमेंट से किया हो, चाहे आपने प्राइवेट से किया हो। तो पीएससी जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली पास आउट होके नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये है नॉर्सेट जिसके लिए होता है। आपको नर्सिंग करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बेसिक क्लियर करने के लिए थ्योरी कौन सी बुक से करूं, मुझे एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो आपको बेसिक क्लियर करना है ना, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी आप पीआर यादव की थ्योरी बुक पढ़ो। उसको आपको ना बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना है। अगर आपका बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप पता है क्या करो, उसको आप ना जब बुक्स पढ़ते हो तो हाइलाइटर लेकर के चलना। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ना उसको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ना पीआर से नोट्स मत बनाना, क्योंकि जो पीआर यादव है बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी एकदम प्रिसाइज करके दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी दे रखी है। तब उसके भी नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो आप ना सिर्फ बुक से स्टार्ट करो पढ़ना और हाईलाइट करते रहो पॉइंट्स को। अगर आपको बहुत चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट लगती है, सपोज दैट किसी की वैल्यूज़ है या फिर किसी के एंटीडोट्स हैं, ये सब आप इन सब की ना लिस्ट बना लेना, नोट्स मत बनाना, लिस्ट बना के कहीं स्टिक कर देना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होगी। स्टार्ट करना है तो मैं आपको पीआर यादव सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, एंड विच बुक यू प्रेफर। ऐसा बोला है कि आपने कौन सी बुक प्रेफर करी थी। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है नॉर्सेट प्रिपरेशन वाला, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने स्टार्ट किया था पीआर यादव से, और पीआर यादव की मैंने एमसीक्यू बुक पढ़ी थी, और पीआर यादव की एमसीक्यू बुक मैंने काफ़ी टाइम रिविजन कर दिया। आई थिंक मैंने 5 से 6 बार मैंने उस बुक को रिवीजन कर दिया था। एमसीक्यू का, थ्योरी का नहीं कह रही, एमसीक्यू का बुक मैंने रिवीजन किया था। एंड उसके बाद एनक्लेक्स मैंने थ्योरी के लिए पढ़ी थी, और एनक्लेक्स के एमसीक्यू भी मैंने किए थे। प्लस उसके साथ साथ में मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की और आरजे कैरियर पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, आई ऑल्सो गॉट एम्स भोपाल एंड आई हैव मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म, डीवी, जॉइनिंग, मेडिकल, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, अभी इतना सारा मेरे से पूछ दिया, मैं कमेंट में आपका मैं कैसे रिप्लाई कर सकती थी, तो सोचा कि मैं इसको ना इस वीडियो में ही ऐड कर देती इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी एम्स भोपाल मिला है, बहुत अच्छी जगह आपने चूज़ करी है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तो अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है ना, जब आपका डीवी हो गया ना, तो डीवी के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली दे देते हैं, बट हमको नहीं दिया था डीवी के टाइम पे ये, और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि अटेस्टेशन फॉर्म ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करना होता है। ये तो मुझे तब पता चला जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गया था यहाँ से, तब मुझे ये पता चला कि अटेस्टेशन फॉर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो सबसे पहले ना आपको मैं बता दूँगी, अटेस्टेशन जो फॉर्म है ना, एम्स भोपाल की साइट में आप जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म भी मिल जाएगा साइट में से। बट लेकिन अगर आप डीवी आपका तो हो चुका होगा अभी तक, जब तक मैं वीडियो डाल रही हूँ,
तो अगर आपके कुछ सीनियर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो। प्लस या तो फिर अगर मुझे लिंक मिलेगा ना अटेस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर नहीं मिला मुझे लिंक, तो मैंने जस्ट कल ही एक टेलीग्राम चैनल बनाया है कि अगर कुछ भी आपको पीडीएफ शेयर करनी है या फिर कुछ भी शेयर करना है तो मैं उसमें डाल दूँगी। आप उसमें जा के, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का। आप उसमें जा के अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसमें आपको सारी अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं। अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो अराउंड 23 पेजेस का है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूँ अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो उसकी मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। जो फॉर्म है मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप उसमें जाकर देख लेना। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो, ठीक है। फर्स्ट तो आपकी क्वायरी क्या थी कि अटेस्टेशन फॉर्म की, सेकंड थी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया होगा। एम्स भोपाल का तो शायद 3 तारीख, आज 2 तारीख है, तो कल लास्ट है। आज 2 तारीख को ही मैं शूट कर रही वीडियो, कल लास्ट है। तो आपका डीवी के रिगार्डिंग तो ये हेल्पफुल नहीं है। और वैसे भी मैंने डीवी के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो पहले ही बनाया था, आज वो आपने देखा हो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो ज्वाइनिंग के लिए ऐसा होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अराउंड 1 मंथ, हमारा तो 1 मंथ के बाद ही आया था मेन आपको। अराउंड 1 मंथ के बाद, आप 1 मंथ माइंड में लेकर के चलो, 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि अराउंड 1 मंथ के बाद हमको मेल आया था कि आपको इस तारीख को आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो उसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है। तो और वैसे तो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके एड्रेस में भी आ जाता है, बट आपको ये मेल भी आता है। अगर आप खुद से आकर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको जब मिल जाता है उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो आपका तहसील है, वहाँ पे जो भी आपके एसडीएम होंगे उनके स्टैम्प चाहिए होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद जाकर के आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। अटेस्टेशन फॉर्म विद अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ आना पड़ता है, और उसके साथ एक बॉन्ड भी होता है। तो बॉन्ड भी लेकर के आना होता है आपको। बॉन्ड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, तो इस बॉन्ड के रिगार्डिंग मैं आगे बात करूँगी। अटेस्टेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेटर और आपका जो बॉन्ड होता है वो आपको लेकर के आना होता है ज्वाइनिंग के लिए। और जब आपका ये सब कंप्लीट होता है तो आपको उसी दिन ज्वाइनिंग मिल जाती है। नेक्स्ट आपकी क्वारी थी मेडिकल की। जब आप ज्वाइनिंग कर देते हैं, मतलब आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट कर दिया है, अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है, ओरिजिनल आपके पास ही रखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने सबमिट कर दिया सब, फिर आपको मेडिकल का एक परफॉर्मा दिया जाता है एम्स, जहाँ पे आप सबमिट करोगे वहीं से आपको मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने मेडिकल के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जा करके देख लेंगे मेडिकल का क्या क्या स्टेप होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी बॉन्ड साइन बाय एम्स? येस, देयर इज़ अ बॉन्ड आपकी तहसील से, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की जो भी तहसील होती है वहाँ से आपको, जो अटेस्टेशन फॉर्म की मैं बात कर रही थी अभी, उसी के पीछे 2 फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है एफिडेविट और एक होता है बॉन्ड फॉर्म। जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है 2 लाख का बॉन्ड फॉर्म। सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, बस आपको उसमें अपने नाम लिखना पड़ता है, साइन करना पड़ता है और आपकी स्टैंप लगवानी पड़ती है तहसील से। तो बस इतना सा काम करना है। और उसमें ये बॉन्ड होता है कि 2 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं एम्स को, तो अगर या फिर कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ भी होता है, XYZ रीज़न से आप अगर एम्स में से जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये होता है बॉन्ड के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम मणिपुर, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड आई ऑफन वॉच योर वीडियोज़, प्लीज़ एक्सप्लोर एम्स भोपाल एंड अपलोड वीडियो डेली। आई एम ऑल्सो अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ स्टेनो इन एम्स भोपाल. Sister, I want you to make separate video about staff quarters, accommodation of non-faculty staff like nurse, steno etc. LDC वगैरह के लिए। देखो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका कि आप चाहते हो कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। डेली वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। जो लोग चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ तो वो लोग प्लीज़ पहले कमेंट करो, क्योंकि मुझे डेली वीडियो के बहुत सारे कमेंट आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बनाऊँ डेली। अगर आप देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और नेक्स्ट है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि एम्स भोपाल को एक्सप्लोर करके आप वीडियो बनाओ। तो अभी जैसे मैंने एम्स पटना का कैंपस टूर बनाया था, अभी मैं खुद न्यू हूँ एम्स भोपाल के लिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद कंफ्यूज कर देती हैं। तो जब एक बार मैं 1-1.5 महीने के बाद में थोड़ा सा फेमिलियर हो जाऊँगी, तो मैं पक्का से एक एम्स भोपाल का बहुत अच्छा सा कैंपस टूर बनाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। और नेक्स्ट आपने बोला कि एक सेपरेट वीडियो बनाओ क्वार्टर्स और अकोमोडेशन के लिए। स्टाफ क्वार्टर्स का ऐसा है ना कि आप अप्लाई तो कर सकते हो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बट अभी क्या ऑलरेडी इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है नर्सिंग में। आई थिंक 600 समथिंग का वेटिंग चल रहा है स्टाफ क्वार्टर्स का और अकोमोडेशन का। काफ़ी सारे लोग का मुझे
स्टाफ क्वार्टर और अकोमोडेशन के लिए भी आया था, तो आप लोग भी प्लीज़ सुन लेना इस चीज़ को। आप अप्लाई करके रख दो, जब आपका टाइम आएगा तब आपको क्वार्टर मिल जाएगा। तो ये चीज़ है अकोमोडेशन के लिए, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है तब तक तो 600 लोगों की वेटिंग के बाद तक तो मुझे लगता है आप खुद का ही घर बना लोगे यहाँ पे। तब तक आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, आप नियर बाई अच्छी लोकेशन देख के या फिर एम्स की वॉकिंग डिस्टेंस को लेकर के अगर आपको पास में ही चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ढूंढ सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ ऑक्यूपाइड है। मुझे इतने सारे लोगों ने पूछ लिया कि आप जिस साइड रहते हो वहाँ पे रूम खाली है, बट नहीं है यहाँ पे रूम खाली, बिल्कुल भी रूम खाली नहीं है। बट आपको दूसरी साइड यहाँ पे रूम मिल सकता है थोड़ी दूर में। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ी दूर में यहाँ पे इजीली रूम अवेलेबल हो जाएंगे और सस्ते प्राइस में भी अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अटेस्टेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब कुछ चाहिए होगा आपको। तो ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। और अगर आप चाहते हो कि अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस नॉर्सेट 6 प्रिपरेशन की वीडियो बनाओ और टेस्ट सीरीज़ बताओ, कोई बेस्ट एंड ओल्ड पेपर्स के बारे में भी बताओ बॉस। थैंक यू सो मच बॉस लेडी बॉस। देखो, नॉट से प्रिपरेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एक अपने चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देख लो, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में वो बोलने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको जाकर के देख लो। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी मैंने उसमें काफ़ी सारा कुछ बताया है, तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में बोला तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस है, उसमें आपको ओल्ड पेपर्स में मिल जाएंगे और आरजे केयर पॉइंट में भी आपको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ दोनों की ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी डेली ब्लॉग बनाओ ना और फर्स्ट ड्यूटी लगती है तो क्या क्या काम करना पड़ता है वो भी बताना प्लीज़ दी। ठीक है, फिर से वही आ गया डेली ब्लॉग का। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है डेली ब्लॉग के लिए। तो अगर मुझे लगेगा कि सब लोग पसंद करते हैं तो ही मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ क्या सेंस है। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट ड्यूटी लगती है तो क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जब मेरी ड्यूटी लगी थी तो 1 वीक के लिए मुझे जनरल शिफ्ट दी थी, बट सिर्फ मुझे ही दी थी, बाकी जो लोग मेरे फ्रेंड्स थे उनको तो नहीं दी थी। मुझे इसलिए दी थी क्योंकि मेरा ना वार्ड में एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, तो ओटी का आइडिया मुझे है, बट वार्ड वगैरह का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जो लोग ओटी में काम करते हैं, वार्ड एकदम डिफरेंट सेटअप होता है दोनों का। तो इसलिए सर ने मुझे बोला कि आप पहले 1 हफ्ते की वो जर्नल शिफ्ट कर लो सारा, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। इसलिए 1 हफ्ते में मुझे कोई पेशेंट नहीं मिला, जिस मैंने जो मेरे सीनियर्स थे उनके साथ मैंने उनकी हेल्प करी और ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे कैसे आपको पेशेंट साइड केयर करनी पड़ती है, ये सारा कुछ मैंने ऑब्जर्व किया 1 वीक तक। फिर 1 वीक के बाद मेरी शिफ्ट ड्यूटी लग गई और मैं धीरे धीरे, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि स्टूडेंट पीरियड में मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, तो इसलिए मैंने अडॉप्ट कर लिया जल्दी, क्योंकि कैनुलेशन, ब्लड सैम्पलिंग और इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी टफ लगती हैं। बट मुझे ये सब पहले से आता था ऑलरेडी, तो मेरे को ज़्यादा मतलब वो नहीं लगा कि मुझे कैसे मैं अडॉप्ट करूँगी। जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट मैंने तो काम किया था तो इसलिए मेरे को ज़्यादा वो नहीं लगा, ज़्यादा बर्डन नहीं लगा। तो बस ये था। फिर अभी मैं रेगुलर ड्यूटी करती हूँ और कुछ भी मुझे समझ नहीं आता या फिर मुझे टफ लगता है तो मैं अपने सीनियर से पूछ लेती हूँ, और मेरे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हैं, तो सारे मेरी हेल्प करते हैं। बस बहुत ईजी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। एज यू सेड आपकी सिस्टर भी नर्सिंग कर रही है, तो आपको आइडिया होगा। आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन जीएनएम फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर से नॉर्सेट एंड पोस्ट बेसिक की प्रिपरेशन कैसे करें, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस। देखो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप जीएनएम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो। और मैंने ना बीएससी या फिर जीएनएम रिगार्डिंग जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख लो। और आपने बोला कि फर्स्ट ईयर से आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एक तो आप 11th-12th करते हैं, तो उसके बाद एकदम आप दूसरे सेटअप में चले जाते हैं। नर्सिंग एक अलग ही फील्ड है, तो उसकी जो सब्जेक्ट्स होता है ना उसको समझने में आपको कुछ टाइम लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करने लग जाओ नॉर्सेट की, क्योंकि अगर आप उतना लेवल का सोचोगे, आप अभी सोच रहे हो चीज़ तो बहुत अच्छा है, आप नॉर्सेट क्लियर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नर्सिंग में, फर्स्ट ईयर की नर्सिंग में ध्यान देना चाहिए, नर्सिंग सब्जेक्ट्स में ध्यान देना चाहिए। तो अगर वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो आप इनडायरेक्ट वे में नॉर्सेट की ही तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। और अगर आपको इन डेप्थ जाना है ना, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देख लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आपने 1 साल जॉब नहीं किया था ना, सिर्फ प्रिपरेशन करी थी, उस टाइम में आप इनसिक्योर हुई थी क्या, उसको कैसे ओवरकम किया था, प्लीज़ रिप्लाई।
ठीक है। सबसे पहली बात कि हाँ, मैंने 1 साल जॉब नहीं किया था। मैं पटना एम्स में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थी। मैंने पटना एम्स से ही नर्सिंग करी थी, तो वहाँ पे मैं एज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ले लिया था। तो मैंने मतलब 1 साल मैंने जॉब छोड़ दी थी। 2022 का नॉर्सेट हुआ था, उस टाइम पे मैंने रिज़ाइन कर दिया था। उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरी 8000 समथिंग रैंक थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपने पूछा कि मेरी क्या-क्या इनसिक्योरिटीज़ थी। एज़ सच फैमिली साइड से मुझे कोई भी प्रेशर नहीं था कि पैसे का या फिर घर का कुछ काम हो, एक्स वाई ज़ेड जो भी फैमिली का प्रेशर होता है वो कुछ भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने मुझे 1 डेढ़ साल के लिए मतलब इस तरीके से मैं थी, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन भी हो गया था, मैं इरिटेट भी रहती थी, हर चीज़ में मेरे को इतना कोऑपरेट किया उन्होंने। और मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी ना, मुझे खुद से ही प्रॉब्लम होने लग गई थी। मुझे कोई मेरे आस-पास सराउंडिंग थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं करता था, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मुझे सिर्फ़ खुद से ही दिक्कत होने लग गई थी कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद सबसे बड़ा टास्क ये होता है वापस से पढ़ना, वो सारी चीज़ें वापस से पढ़ना। उसके लिए मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, वापस से पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस से वो सारी चीज़ें पढूँ, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप, मुझे पता है मैं ऐसे बोलूँगी आप स्ट्रेस मत लेना, तो आप नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो आप कुछ टाइम के लिए ना एकदम रिलैक्स हो जाओ, बस कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ 1 महीना आप मत पढ़ो। आप मतलब 4 दिन 5 दिन के लिए रिलैक्स हो जाओ, बुक्स को नहीं छुओ और कुछ भी नहीं देखना है आपको। खुद के लिए टाइम दो, खुद को समझाओ उस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे जिसका नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उससे मैंने ओवरकम ऐसे किया कि आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आपने जॉब छोड़ दी है, मुझे तो लगता है ना कि अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो वो बेस्ट है। वर्किंग जो लोग होते हैं उनका स्ट्रगल कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत टफ होता है। अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिला है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि आप जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, उनको जॉब करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग घर पे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी जॉइन की है, कोचिंग जॉइन की है, ऑनलाइन कुछ भी ऑनलाइन कोचिंग जॉइन की है, टेस्ट सीरीज जॉइन की है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। आप लोग ना डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, आप ये सोचो कि आपके पास एक गोल्डन चांस है अभी, आपके पास बहुत टाइम है। टाइम होना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैंने ना स्टार्ट कर दी थी अपनी स्टडीज़, जनवरी से मैंने आई थिंक लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। तो मैं जनवरी से कंटिन्यूस जाती थी और सडनली नोटिफिकेशन आ गया कि नॉर्सेट 2023 का एग्ज़ाम जून 3 तारीख को होने वाला है। तो ये इस चीज़ की ना मुझे एक तरीके से खुशी भी हुई थी कि चलो अच्छा है, मुझे और ज़्यादा लंबा टाइम पढ़ना नहीं पड़ेगा एक तो, और क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करना था और जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बहुत मतलब पॉजिटिव हो गई थी अंदर से एग्ज़ाम की डेट देख के। फिर मैंने लगातार कंटिन्यू लाइब्रेरी जाती थी। सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेकर के शाम को साढ़े 8 9 बजे तक मेरी लाइब्रेरी का रूटीन था। लंच वगैरह भी मैं लाइब्रेरी में करती थी। तो मेरे साथ से ना फैमिली प्रेशर बिल्कुल नहीं था, और मेरा जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था ना, वो जस्ट 2022 के नॉर्सेट के जस्ट 1-2 महीने के अंदर वीक जो था उसी में हुआ था। मैंने जो जॉब छोड़ी थी उस चीज़ को मैं पॉजिटिव ऐसे ले रही थी कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, अब मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ मैं दिमाग में लेके चलती थी। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो कि अगर आपने जॉब छोड़ दी, इसको बिल्कुल स्ट्रेस मत लो इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। आई होप आपको समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने सेम पूछे थे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो पर्सनल रिलेटेड टू मी है, मेरे बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ अपने क्यों क्या रिलेटेड टू मी, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करना, क्योंकि मुझे लगा कि अभी ये नॉर्सेट रिगार्डिंग चल रहा है तो मैं आपके बीच में अपनी चीज़ें नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने रिलेटेड भी क्यों बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आई होप ये वीडियो आपके लिए इतना सा भी हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है मेरे लिए। तो अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक भी किया है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।